दोस्तों, इससे पहले हम लोग जो है 2 प्रैक्टिस सेट जो कि बिहार डीएलएड के लिए हिंदी का कर चुके हैं, ठीक है। अभी हम लोग जो है ना कि तीसरा नंबर प्रैक्टिस सेट को जो कि ये कवर करने वाले हैं। और हम बात करें कि आपका एग्ज़ाम जैसे कि 6 मार्च से स्टार्ट होने वाला है, तो आपका एग्ज़ाम जो है 6 मार्च से, तो 6 मार्च से पहले जो है आपका हिंदी का जितना भी इम्पोर्टेंट प्रश्न बनता है, टोटल प्रश्न जो कि आपको इस चैनल पर कवर करवाया जाएगा और टाइम पर जो कि आपको क्लास को ज्वाइन करना है। और हम आपको बता दें कि टाइम से क्लास आप लोग कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो कि एक टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, ठीक है। उस टेलीग्राम लिंक से जैसे ही जुड़ जाइएगा, आपको पल पल का अपडेट जो है, जो भी नोटिफिकेशन होगा वहाँ पर टाइम पर मिल जाएगा। तो चलिए आज का पहला प्रश्न को हम लोग जो है स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न है कि अमृत प्रीतम, ठीक है, अमृत प्रीतम जो है किस भाषा के साहित्यकार हैं। अमृत प्रीतम जो है यह किस भाषा के साहित्यकार हैं, ये बताना है। यदि आप लोग इसका आंसर जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में भी जो है कर सकते हैं। तो इसका बिल्कुल सही जवाब जो यहाँ पे जाने वाला है ना कि पंजाबी भाषा हो जाएगा, ठीक है। कौन सी भाषा हो जाएगा, तो ये जो है ना पंजाबी भाषा हो जाएगा। और यहाँ पर हम बात कर ले कि जैसे कि 31 अगस्त 1919, ठीक है, से लेकर के 31 अक्टूबर 2005 एक भारतीय उपन्यासकार, ठीक है, जिसका निबंधकार और काव्यत्री थी, जिन्होंने पंजाबी और हिंदी में लिखा था, ठीक है। काव्यत्री जो है ये जैसे कि पंजाबी हो गया और हिंदी भाषा में लिखा था। और पंजाबी साहित्य की एक ऐसी प्रमुख हस्ती वह जो कि 1956 के साहित्य अकादमी पुरस्कार की प्राप्त करता है। और इसे जो कि 1956 में जो है एक साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी जो है इसे सम्मानित किया गया है, ठीक है। तो इसे भी आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न है कि हिंदी के सर्वाधिक ऐतिहासिक नाटककार जो है ये कौन है, ठीक है। हिंदी का सर्वाधिक ऐतिहासिक नाटककार जो है ये आपको बताना है। देखो ये जो क्या हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद, क्या हो जाएगा, तो जयशंकर प्रसाद जो कि इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब यहाँ पे जाने वाला है, ठीक है। जयशंकर प्रसाद के साथ जो भी बता रहे हैं उसका बिल्कुल सही जवाब यहाँ पे चला जाएगा। और यहाँ पर हम बात कर ले कि आधुनिक भारत के सबसे बड़ा नाटककार जो है ये कौन है। ऐसा प्रश्न आपको देखने को मिल जाए तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र, क्या हो जाएगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र, जो कि इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यदि आपसे प्रश्न पूछ रहा है कि आधुनिक भारत के सबसे बड़ा नाटककार जो है ये कौन है तब, ठीक है। तो इस टाइप से भी आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न है, 3 नंबर में प्रश्न दिया गया है कि प्रेमचंद के, ठीक है, प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का नाम क्या है, ठीक है। प्रेमचंद के अधूरा उपन्यास जो है उसका नाम जो है आपको बताना है। देखो उसका नाम की हम बात कर ले तो उसका नाम हो जाएगा मंगलसूत्र, क्या हो जाएगा, तो उसका नाम जो है यहाँ पे हो जाएगा मंगलसूत्र, ठीक है। प्रेमचंद और अधूरे उपन्यास का नाम जो है ये मंगलसूत्र, जो कि इसका बिल्कुल सही जवाब यहाँ पे जाने वाला है। और भी यहाँ से जो कि प्रश्न बनता है तो प्रश्न क्या बनता है कि प्रेमचंद का, ठीक है, प्रेमचंद का अंतिम उपन्यास का नाम जो है क्या है, ठीक है। प्रेमचंद का अंतिम उपन्यास का नाम यदि आपसे पूछा जाए तो इसका बिल्कुल सही जवाब जाएगा गोदान के साथ, ठीक है। किसके साथ, गोदान के साथ में, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि चला जाएगा गोदान के साथ में। और भी यहाँ से प्रश्न बनता है जैसे में कि प्रेमचंद का प्रथम उपन्यासकार जो है ये कौन था। प्रथम यदि आपसे पूछ रहा है तो ये हो जाएगा सेवा सदन, क्या हो जाएगा, सेवा सदन हो जाएगा। और यदि अंतिम पूछ रहा है तो अंतिम हो जाएगा गोदान और पहला हो जाएगा सेवा सदन, ठीक है। दोनों जो है ना आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न है कि होरी, ठीक है, होरी जो है किस उपन्यासकार का पात्र है, ठीक है। होरी जो है यह किस उपन्यासकार का एक पात्र है, ठीक है। होरी जो है यह किस उपन्यासकार का एक पात्र है। देखो ये जो है ना पात्र है, ठीक है, ये पात्र जो चला जाएगा ये किसके साथ जाने वाला है। देखो ये जो पात्र है ना, एक गोदान का एक पात्र है, किसके पात्र है, तो ये जो है ना गोदान का एक जो है ना पात्र है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी के साथ यहाँ पे चला जाएगा। और यहाँ पर हम बात कर ले कि होरी, ठीक है, होरी जो है, होरी की सबसे बड़ी इच्छा क्या थी, होरी की सबसे बड़ी इच्छा जो है वो क्या थी। देखो होरी की सबसे बड़ी इच्छा की हम बात कर ले तो सबसे बड़ी इच्छा था कि घर में एक गाय हो, ठीक है, घर में एक गाय हो, होरी की सबसे बड़ी इच्छा थी। और होरी का गाय जो था, होरी का गाय, उस गाय का नाम यदि आपसे प्रश्न में पूछे कि होरी के गाय का नाम जो है क्या था, तो होरी के गाय का नाम था मटरू, क्या नाम था उसका, तो उसका नाम था मटरू, ठीक है। और होरी की सबसे बड़ी इच्छा थी कि गाय को पालना, ठीक है, यानी कि घर में एक गाय हो, और गाय का नाम रखा था मटरू, ठीक है। इसे भी आपको याद रखना है।
चलिए अगला प्रश्न की हम बात करें तो अगला प्रश्न है कि कवि, ठीक है, कवि जो है नरेंद्र शर्मा जी ने अपने काव्य विकास को किन दो पक्षों में विभाजित किया है, किन दो पक्षों में जो है इसे विभाजित किया है। देखो इसे दो पक्ष में विभाजित किया है, जैसे में प्रश्न पहला बनता है कि कृष्ण पक्ष हो गया और दूसरा होता है शुक्ल पक्ष, यानी कि दो पक्षों में जो कि इसे नरेंद्र शर्मा ने जो है काव्य को विकास मतलब जो है विकास के रूप में मतलब विभाजित कर दिया, मतलब बांट दिया, ठीक है। तो आपको याद रखना है पहला पक्ष हो जाएगा यानी कि कृष्ण पक्ष, दूसरा हो जाएगा शुक्ल पक्ष, यानी कि दोनों आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न है 6 नंबर में प्रश्न है कि जयशंकर प्रसाद की कृति नहीं है, मतलब इन सभी में से कौन एक ऐसी कृति है जो कि जयशंकर प्रसाद की वो कृति नहीं है, ये बताना है। देखो जयशंकर प्रसाद की कृति ये कंकाल जो है ये जयशंकर प्रसाद का है, और इंद्रजाल भी जो है ये जयशंकर प्रसाद का ही है, तितली भी जयशंकर प्रसाद का है। तो यहाँ पर कौन नहीं है ये बताना है आपको। देखो यहाँ जो है ना गुनाहों का देवता, ठीक है, गुनाहों का देवता जो है ये नहीं है, ठीक है, ये जो है जयशंकर प्रसाद का नहीं है, गुनाहों का देवता जो है ये जयशंकर प्रसाद का नहीं है। तो गुनाहों का देवता जो है ना, गुनाहों का देवता ये धर्मवीर भारती का एक कथा है, ठीक है, धर्मवीर भारती का, ठीक है। तो इसे आपको याद रखना है कि गुनाहों का देवता किसका है, ये धर्मवीर भारती का है, ठीक है। तो इसे आपको याद कर लेना है। चलिए अगला प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है कि हिंदी पत्रिका जैसे कि कादम्बिनी, ठीक है, कादम्बिनी का मतलब संपादक जो है ये कौन है, ठीक है, इसका कादम्बिनी का संपादक जो है ये कौन है, ये बताना है। देखो इसका संपादक की यहाँ पर बात किया जाए तो इसका संपादक जो था ये राजेंद्र अवस्थी, क्या हो जाएगा, राजेंद्र अवस्थी, जो कि इसका संपादक था कादम्बिनी का, ठीक है, राजेंद्र, ठीक है, अवस्थी। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। हाँ यहाँ से एक पॉइंट बनता है कि कादम्बिनी पुस्तक का लेखक जो है कौन था, मतलब ये पुस्तक जो है इस पुस्तक का लेखक यदि आपसे प्रश्न में पूछे तो इसका लेखक हो जाएगा बाण भट्ट, क्या हो जाएगा, तो इसका लेखक हो जाएगा बाण भट्ट, ठीक है, यानी कि दोनों पॉइंट जो है आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर है कि ईरा का वर्णन किस काव्य में हुआ है, ईरा का वर्णन जो है यह किस काव्य में हुआ है, ठीक है, ईरा का वर्णन जो है किस काव्य में हुआ है। देखो ईरा का वर्णन जो है ना जैसे कि कामायनी, ठीक है, कामायनी काव्य में हुआ है, ठीक है, कहाँ पे हुआ है, तो ये जो है ना कामायनी काव्य में हुआ है। ऑप्शन नंबर ए के साथ यदि आप बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब यहाँ पे जाने वाला है, ठीक है। और यहाँ पर बात किया जाए कि कामायनी में ईरा किसका प्रतीक है, कामायनी जो है, कामायनी में ईरा जो है ये किसका प्रतीक है। देखो ईरा जो है ना, ईरा ये प्रेम और बुद्धि के प्रतीक है, ठीक है, किसका प्रतीक है, तो ये प्रेम हो गया और बुद्धि के प्रतीक होता है कामायनी में ईरा, ठीक है। और कामायनी का नियामक मतलब जो श्रद्धा किसका प्रतीक था, तो ये देखो हृदय का एक प्रतीक था, किसका प्रतीक था, तो ये जो है हृदय का एक प्रतीक हो जाएगा। और भी यहाँ से प्रश्न बनता है कि कामायनी के नायक कौन है, ठीक है, कामायनी के नायक जो है यदि आपसे प्रश्न पूछे तो ये जो है ना मनु हो जाएगा, ठीक है, मनु हो जाएगा और श्रद्धा हो जाएगा, ठीक है, मनु हो गया और श्रद्धा जो कि कामायनी के नायक भी थे, इसे भी आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है कि कहानी काल का आवश्यक अंग क्या है, ठीक है, कहानी काल का आवश्यक अंग जो है ये क्या है, ठीक है, कहानी काल का आवश्यक अंग जो है ये क्या है, आवश्यक अंग जो है ये क्या है। देखो ये हो जाएगा विस्तृत शैली, क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा विस्तृत शैली, कहानी कला का आवश्यक अंग जो है ये विस्तृत शैली हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए के साथ यदि आप बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न है कि सौमित्र शब्द जो है किसके लिए प्रयुक्त होता है, सौमित्र शब्द जो है किसके लिए प्रयुक्त होता है। देखो सौमित्र शब्द जो होता है ना ये लक्ष्मण के लिए प्रयुक्त होता है, किसके लिए प्रयुक्त होता है, ये लक्ष्मण के लिए, सौमित्र शब्द जो होता है ये लक्ष्मण के लिए जो है प्रयुक्त होता है, तो आपको याद रख लेना है लक्ष्मण के लिए। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सी कृति जो है ये अस्तित्ववाद से प्रभावित है, ठीक है, ऐसी कौन सी कृति है जो अस्तित्ववाद से क्या है प्रभावित है, ठीक है, अस्तित्ववाद से प्रभावित है। देखो ये झूठा सच, क्या है, झूठा सच हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, तो झूठा सच। निम्नलिखित में से कौन सी कृति है जो कि अस्तित्ववाद से प्रभावित है, तो ये झूठा और सच हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी के साथ में यहाँ पे चला जाएगा।
चलिए अगला प्रश्न है कि दिनकर, ठीक है, दिनकर जो है किस रस के कवि माने जाते हैं? दिनकर जो है यह किस रस के कवि जो है माने जाते हैं? यह जो है किस रस के कवि माने जाते हैं? देखो ये श्रृंगार रस के जो है ना कवि माने जाते हैं। दिनकर जो है ये श्रृंगार रस के कवि माने जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी के साथ यदि आप भी बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब यहाँ पर है कि श्रृंगार रस के साथ में जो कि दिनकर की रस के कवि माने जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न की यहाँ पर बात किया जाए तो अगला प्रश्न है कि कवि मैथिली शरण गुप्त का प्रथम काव्य जो है ये कौन सा है? ठीक है, कवि मैथिली शरण गुप्त का प्रथम काव्य जो है ये कौन सा होगा? प्रथम काव्य की देखो यहाँ पर बात चल रहा है। देखो प्रथम काव्य जो होगा ये हो जाएगा यशोधरा। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा यशोधरा। ठीक है, कौन सी हो जाएगा? यशोधरा के साथ में जो कि यहाँ पे चला जाएगा यशोधरा के साथ में। और मैथिली शरण गुप्त की भाषा की बात किया जाए तो इसकी भाषा जो भाषा थी हिंदी भाषा थी। ठीक है, मैथिली शरण गुप्त की कौन सी भाषा थी? तो हिंदी भाषा थी। तो इसे भी आपको याद रखना है कि मैथिली शरण गुप्त की जो है ये हिंदी भाषा थी। चलिए अगला प्रश्न है कि हिंदू रीति के अनुसार हमारे कुल कितने संस्कार हैं? हिंदू हिंदी हिंदू रीति हिंदी सॉरी क्या कहते हैं हिंदू, ठीक है, हिंदू रीति के अनुसार हमारे कुल कितने संस्कार हैं? मतलब हिंदू में जो है टोटल कितने संस्कार होते हैं ये आपको बताना है। देखो हिंदू में टोटल संस्कारों की यहाँ पर बात किया जाए तो 16 को संस्कार होता है। ठीक है, हिंदू में जो है 16 को संस्कार होता है। ठीक है, जिससे मैं आपको बता दें कि 16 संस्कार का नाम यदि आपको हम बताएं, ठीक है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए बारीकी से दिखा देते हैं। तो सबसे पहला जो संस्कार होता है हमारा गर्भधारण संस्कार होता है, पुंसवन संस्कार होता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग जैसे कि सीमांतुलन संस्कार होता है, जात कर्म संस्कार होता है, एक नामकरण संस्कार होता है। और बात उसके बाद कर ले तो निष्कर्मण संस्कार हो गया, अन्ना प्रशासन संस्कार हो गया, मुंडन संस्कार हो गया, कर्म कर्ण वेधन संस्कार हो गया, उपनयन संस्कार हो गया, वेदारंभन संस्कार हो गया, किसान मतलब संस्कार हो गया, संवर्धन संस्कार, विवाह संस्कार, मतलब ये सभी जो कि आता है। ठीक है, और यहाँ पर बात किया जाए कि हिंदी का प्रथम संस्कार जो है कौन सा है? हिंदी का बात किया जा रहा है। ठीक है, हिंदू का नहीं बल्कि हिंदी का। तो हिंदी का प्रथम संस्कार जो है ये कौन सा होता है? देखो हिंदी का मतलब प्रथम संस्कार जो होता है ये गर्भधारण, थोड़ी क्या होता है? गर्भधारण होता है। ठीक है, तो इसे आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न की बात किया जाए तो अगला प्रश्न है कि कवि नागार्जुन को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है ये प्राप्त हुआ है? ठीक है, कवि नागार्जुन को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार जो कि ये प्राप्त हुआ है? ये प्राप्त हुआ है। देखो ये पत्रहीन नग्न गाछ, क्या हो जाएगा? पत्रहीन नग्न गाछ, उसका बिल्कुल सही जवाब यहाँ पर जाने वाला है ऑप्शन नंबर सी के साथ में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी के साथ में। चलिए अगला प्रश्न की बात किया जाए तो अगला प्रश्न है कि गलत युग्म को जो है ना आपको छांटना है। ठीक है, गलत युग्म को जो है आपको छांटना है। ठीक है, तो गलत युग्म को फटाफट जो है देखो, निराला जो है प्रगतिवाद ये बिल्कुल सही है। ठीक है, प्रसाद छायावाद ये भी बिल्कुल सही है। और कबीर भक्ति काल ये भी सही है। लेकिन बिहारी जो है यहाँ पर लिखा गया है कि रीति काल, ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, बिहारी जो है ये रीति काल लिखा हुआ है, बिल्कुल गलत है। देखो बिहारी ने केवल 2 ही छंद अपनाए हैं। ठीक है, बिहारी जो है ये केवल 2 ही छंद अपनाए हैं, एक तो दोहा हो गया, एक दूसरा हो गया सोरठा। ठीक है, दोहा और सोरठा जो कि बिहारी ने 2 छंद अपनाए हैं। और दोहा छंद की प्रधानता है कि बिहारी बिहारी की दोहे समाज शैली के उत्कृष्ट मतलब नमूना है। ठीक है, क्या है? ये उत्कृष्ट एक नमूना है, तो इसे आपको याद रखना है। तो अगला प्रश्न है 17 नंबर में कि खड़ी बोली, ठीक है, खड़ी बोली का दूसरा नाम क्या है? ठीक है, खड़ी बोली का दूसरा नाम जो है ना आपको बताना है। देखो खड़ी बोली का दूसरा नाम होता है बघेली। क्या नाम होता है? बघेली। खड़ी बोली का दूसरा नाम जो होता है ये बघेली होता है। ठीक है, बघेली। और यहाँ पर बात किया जाए कि हिंदी, देखो हिंदी जो है ना हिंदी हिंदी जो है खड़ी बोली का जनक कौन है? हिंदी खड़ी बोली का जनक की बात किया जाए तो भारतेंदु हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर बात कर रहे हैं हम जैसे कि खड़ी बोली की पहली रचना जो है ये कौन सी है? ठीक है, खड़ी बोली की पहली रचना की यहाँ पर बात किया जाए। ठीक है,
खड़ी बोली की पहली रचना जो है ये प्रेम सागर, क्या हो जाएगा, तो प्रेम सागर जो कि इसका बिल्कुल सही जवाब यहाँ पे जाने वाला है प्रेम सागर के साथ में, ठीक है। खड़ी बोली की पहली रचना जो है ये कौन सी है, ये प्रेम सागर जो कि चला जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि पद्यात्मक साहित्य किसमें लिखा जाता है, ठीक है। पद्यात्मक साहित्य जो है ये किसमें जो है लिखा जाता है, ये जो है किसमें लिखा जाता है, देखो ये जो है ना श्राव्य, क्या कहते हैं, श्रव्य काव्य में जो है ये लिखा जाता है। ऑप्शन नंबर सी के साथ यदि आप बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब यहाँ पे जाने वाला है। चलिए अगला प्रश्न है कि गंगेय, ठीक है, गंगेय जो है, गंगेय ये किसके लिए प्रयुक्त होता है, ठीक है। गंगेय जो है ये जो है ना किसके लिए यहाँ पे प्रयुक्त होता है, ठीक है। गंगेय जो है ये किसके लिए प्रयुक्त होता है, गंगेय जो है किसके लिए प्रयुक्त होता है, देखो ये जो होता है ना भीष्म के लिए जो है प्रयुक्त होता है, ठीक है। किसके लिए होता है, ये भीष्म के लिए जो है प्रयुक्त होता है गंगेय, ठीक है, गंगेय। चलिए यहाँ पे देखो बहुत अच्छा प्रश्न जो कि कई बार रिपीटेड प्रश्न जो कि आया हुआ है, तो रिपीटेड प्रश्न ये है कि ए मेरे वतन के लोगों, ठीक है, ए मेरे वतन के लोगों की गीत के रचयिता जो है ये कौन है, ए मेरे वतन के लोगों गीत के रचयिता जो है ये कौन है, ये आपको बताना है। देखो इसकी रचयिता जो है ये ख़याम, कौन होता है, ख़याम जो है ना इसका रचयिता है ख़याम, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए के साथ में चला जाएगा, ख़याम के साथ में, ठीक है, ख़याम। चलिए और यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि जैसे प्रश्न दिया जाता है कि ए मेरे वतन के लोगों कौन सी फिल्म का गाना है, ठीक है। ए मेरे वतन के लोगों जो है गाना सॉन्ग है ये किस फिल्म का सॉन्ग है, ठीक है। यह जो है देखो बंधन मूवी का एक सॉन्ग है, ठीक है। किस मूवी का सॉन्ग है, यह जो है बंधन मूवी का एक सॉन्ग है, ठीक है। तो इसे भी आपको याद रखना है, हो सकता है कि एग्जाम में प्रश्न ये भी पूछ सकता है। चलिए अगला प्रश्न है कि किस आचार्य ने रसों की संख्या 8 मानी है, ठीक है। किस आचार्य ने रसों की संख्या जो है ये 8 जो है मानी है, ये जो है 8 मानी है, देखो ये मम्मट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मम्मट ने जो कि ये मानी है। ऑप्शन नंबर सी के साथ यदि आप बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ में जो कि जाने वाला है। चलिए और यहाँ पर हम बात कर ले जैसे कि भरत मुनि, ठीक है, भरत मुनि रचित नाटा शास्त्र में श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, उसके बाद भीतस्म तथा अद्भुत, ये 8 रस जो कि स्वीकार किया गया, ठीक है। कितना को 8 रस जो कि स्वीकार किया गया। और भरत मुनि द्वारा रचित नाटक शास्त्र में जैसे कि श्रृंगार हो गया, हास्य हो गया, करुण हो गया, रौद्र हो गया, वीर हो गया, भयानक हो गया, भीतस्म हो गया, अद्भुत हो गया, ये 8 रस हैं, ठीक है। इन 8 रसों का क्रमशः विवेचना जो कि किया जा रहा है, ठीक है। तो इसे भी आपको याद रखना है और नाम भी जो कि आपको पता चल गया 8 को कौन कौन सा है, ठीक है। तो आपको नाम भी जो है ना ध्यान में रख कर चलना है। चलिए अगला प्रश्न है 22 नंबर की, क्या है, तो 22 नंबर में प्रश्न है कि जैसे कि सगुण, ठीक है, सगुण जो है, सगुण भक्ति के विरोधी थे, मतलब सगुण भक्ति के विरोधी जो है ये कौन थे, ठीक है। सगुण भक्ति के विरोधी जो थे वो कौन थे, देखो वो विरोधी जो था मीरा, कौन था, मीरा जो है ना विरोधी था, सगुण भक्ति के विरोधी जो थे ये मीरा हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी के साथ यदि आप बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी के साथ जो कि यहाँ पे चला जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है 23 नंबर की, आधुनिक युग, ठीक है, आधुनिक युग, आधुनिक युग की मीरा मानी जाती है, आधुनिक युग की मीरा जो है ये किसे मानी जाती है, ये बताना है। आधुनिक युग की मीरा जो है ये किसे मानी जाती है, ये जो है किसे मानी जाती है, देखो ये जो मानी जाती है जैसे कि सुभद्रा कुमारी चौहान को मानी जाती है, ठीक है। किसको मानी जाती है, ये जो सुभद्रा कुमार चौहान को मानी जाती है। ऑप्शन नंबर सी के साथ इसका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न की बात किया जाए तो अगला प्रश्न पहले से इसका कुछ नोट पॉइंट जो बनता है वो हम लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पर है कि हिंदी छायावाद युग की महत्वपूर्ण स्तंभ जो कि महादेवी वर्मा का जन्म जो है ये 26 मार्च 1907 को उत्तर प्रदेश के जैसे कि फर्रुखाबाद में हुआ था, ठीक है। और अपने काव्य में उपस्थित बृहद वेदना और भावनात्मक गहनता के चलते ही उन्हें आधुनिक युग का मीरा भी कहा जाता है, ठीक है, आधुनिक युग का, ठीक है। तो इसे आपको नॉर्मली जो है याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है कि निराला को कौन सा, मतलब निराला को कैसा कवि जो कि माना जाता है, ठीक है। निराला जो है ये कैसा कवि था,
ठीक है। निराला जो है ये जो है कैसा जो है कवि था। देखो निराला जो है निराला ये जैसे कि पलायनवादी मतलब था। कैसा मतलब कवि था? पलायनवादी कवि था, ठीक है। ये जो है ना पलायनवादी जो कि एक कवि था, ठीक है। तो इसे आपको याद रखना है। चलिए, और यहाँ पर बात किया जाए कि निराला को, ठीक है, निराला को ओज औदात्य तथा विद्रोह का कवि माना जाता है, ठीक है। निराला को ओज हो गया, औदात्य तथा विद्रोह का कवि जो कि ये माना जाता है। और निराला की प्रमुख रचना की बात किया जाए तो जैसे कि अनामिका, ठीक है, अनामिका हो गया, परिमल हो गया, ये सभी जो कि क्या है निराला की रचना है। और इसके अलावा और भी इसकी रचना है, जैसे कि बात किया जाए तो जैसे कि गीतिका हो गया, तुलसीदास, कुकुरमाता, और क्या कहते हैं अनीमा हो गया, बेला हो गया, नए पत्ते हो गए, आराधना हो गया, ये सभी भी जो कि इसकी ही रचना है, ठीक है, रचना है। तो इसे भी जो है ना आपको याद रखना है। चलिए, अगला प्रश्न है 24 नंबर की निम्न में से, ठीक है, निम्न में से कौन सी जो है मैथिली शरण गुप्त जी की मौलिक रचना है, ठीक है। निम्न में से ऐसी कौन सी मतलब गुप्त रचना है जो कि मौलिक रचना है, ठीक है। मैथिली शरण गुप्त की जो है वो मौलिक रचना है, ये बताना है आपको। देखो वो हो जाएगा जैसे कि वीरहिनी प्रंजगणा, क्या हो जाएगा? वीरहिनी वीरहिनी ब्रजगणा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए के साथ यदि आप बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए, अगला प्रश्न जो कि बहुत अच्छा प्रश्न यहाँ पे दिया गया है, तो प्रश्न क्या है पहले समझते हैं। तो प्रश्न यह है कि वीर गाथा का कवि नहीं है, मतलब वीर गाथा जो है किसका कवि नहीं है, ठीक है। इन सभी में से वीर गाथा जो है ये किसका कवि नहीं है, ये बताना है आपको, ठीक है। वीर गाथा जो है किसका कवि नहीं है। देखो वीर गाथा जो है कवि नहीं है, ये नामदेव का कवि नहीं है, ठीक है। ये जो है नामदेव का जो है ना कवि नहीं है। वीर गाथा जो है ये नामदेव का कवि नहीं है। ऑप्शन नंबर बी के साथ इसका बिल्कुल सही जवाब है। देखो कैसे नहीं है वो भी हम देख लेते हैं। देखो महाराष्ट्रीय विद्वान मतलब जैसे कि वारकरी, ठीक है, नामदेव को ज्ञानेश्वर का समसामयिक मानते हैं, ठीक है। और ज्ञानेश्वर का समय उनके ग्रंथ जैसे कि ज्ञानेश्वरी से प्रमाणित हो जाता है, लेकिन ज्ञानेश्वरी में उसका रचना काल जो है जैसे कि 1212, ठीक है, 1212 मतलब सके दिया हुआ है, ठीक है। ये आपको याद रखना है 1212। चलिए, अगला प्रश्न है 26 नंबर में प्रश्न दिया गया है कि जिस कृति पर कवि नागार्जुन को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला वह किस भाषा में रचित है। जिस कृति पर कवि नागार्जुन को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है वह जो है किस भाषा में रचित है, वह जो है किस भाषा में रचित है। देखो वह जो है ना प्राकृत भाषा में, कौन सी भाषा में रचित है, तो वह जो है ना प्राकृत भाषा में रचित है, ठीक है। नागार्जुन साहित्य को अकादमी पुरस्कार जो मिला है जिस भाषा में, वो प्राकृत भाषा में जो कि उसे मिला है। चलिए, अगला प्रश्न है 27 नंबर कि रीढ़ की हड्डी, ठीक है, रीढ़ की हड्डी जो होती है एकांकी की नायिका कौन है। रीढ़ की हड्डी एकांकी की नायिका जो है ये कौन है, इसकी नायिका कौन है ये बताना है। देखो इसकी नायिका जो थी ना ये सीमा, कौन थी? सीमा थी। ऑप्शन नंबर बी के साथ में चला जाएगा, सीमा के साथ में, ठीक है। किसके साथ जाएगा? तो ये जो है ना सीमा के साथ में यहाँ पे जाने वाला है। देखो रीढ़ की हड्डी, ठीक है, रीढ़ की हड्डी जो है, रीढ़ की हड्डी, यहाँ पे रीढ़ की हड्डी एकांकी में कुल कितने पत्र हैं। तो यहाँ पर देखो पात्र की बात किया जाए तो 6 गो पात्र है। कितना पात्र है? यहाँ पर जो है 6 गो पात्र हो जाएगा। तो इसे आपको बिल्कुल याद रखना है, कितना पात्र है, तो 6 गो पात्र हैं। चलिए, अगला प्रश्न ये दिया गया है कि पृथ्वीराज रासो को किस काल की रचना है। पृथ्वीराज रासो जो है यह किस काल की एक रचना है, यह जो है किस काल की एक रचना है, यह जो है किस काल की एक रचना है। देखो ये जो है ना किस काल की एक रचना हो जाएगा, ये आधुनिक काल का हो जाएगा, ठीक है। किस काल का हो जाएगा, तो पृथ्वीराज रासो जो है ये आधुनिक काल की एक रचना है, ठीक है, आधुनिक काल का। और यहाँ पर बात किया जाए कि पृथ्वीराज रासो आदित्य काल की रचना है, जो कि आदि काल जैसे कि 650 ईसा पूर्व से लेकर 1350 ईसा पूर्व तक जो कि ये माना जाता है। लेकिन आदि काल का सर्वाधिक प्रसिद्ध ग्रंथ जैसे कि पृथ्वीराज रासो हो गया। पृथ्वीराज रासो की रचयिता जो है ये कौन है, तो ये
चंद क्या कहते हैं, चंद बरदाई है। कौन है, चंद बरदाई, जो कि इसका रचयिता है। ठीक है, तो किसका रचयिता है, पृथ्वीराज रासू का रचयिता जो है ये चंद बरदाई हो जाएगा। ठीक है, चंद बरदाई इसका बिल्कुल सही जवाब यहाँ पर होगा। और आज का प्रश्न हमारा जो है यहीं पर समाप्त होने वाला है। ठीक है, तो फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, आपको एक बात हम फिर से बताना चाहेंगे कि आपको समय पर जो है क्लास को ज्वाइन करना है। तो क्यों करना है, क्योंकि 6 मार्च से आपका एग्ज़ाम जो कि बिहार डीएलएड का स्टार्ट होने वाला है। तो जिसके लिए टेलीग्राम पर जो है आपको अपडेट रहना है। टेलीग्राम पर जो कि मतलब जो है सभी क्लास जो कि अपडेट करवाया जाता है। ठीक है, तो इसलिए आपको टेलीग्राम से जो है जुड़ कर रहना है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हम लोग जय हिंद।